Assalamu alaikum students. Today's lecture is first generation cellular network. We have to discuss here about the cellular network. What is a cellular network? We have already discussed it in a previous lecture. So now we have to discuss the first generation of cellular network. Our generations are being developed till fifth generation, and here we have to discuss the first generation. जो protocols हैं हमारे पास इसके जो डिफरेंट ट्रांसमिशन क्राइटेरियाज हैं उन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे फर्स्ट जनरेशन को। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट जनरेशन सिस्टम क्या था। फर्स्ट जनरेशन सिस्टम जब फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था तो आपके पास फ्यू सब्सक्राइबर्स थे इसके, जो बेसिकली होम बेस्ड सेलुलर डिवाइस जो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर, एक सेलुलर रेंज के अंदर डिप्लॉय हुए होते थे, और वहाँ पर उनकी जो है कन्फिग्रेशन होती थी बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेशन, जो कि एक लिमिटेड एक्सटेंट तक चीज़ों की फैसिलिटी थी कि वहाँ पर आप वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या मोस्टली कार फोन्स जो आपके पास आप गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, तो एक उसकी स्पेसिफिक रेंज के अंदर वो बेस स्टेशन के एक सेलुलर रेंज के अंदर वो रहते हुए उसकी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकता था। अब इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा कम थी बनस्बत बाकी जनरेशन के जो आगे इससे फर्दर के सक्सेसर्स आए हैं, जो सक्सेसर डेवलप हुए हैं उनकी टाइम के ऊपर जो उनकी जनरेशन की डेवलपमेंट थी, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, इसकी कैपेसिटी ड्यू टू द ग्रेटर बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसीज विच इज़ 30 किलो हर्ट्ज। इट डिपेंड्स, जो इसका प्रोटोकॉल था AMPS का वो आगे हम डिस्कस करेंगे। AMPS प्रोटोकॉल एडवांस मोबाइल फोन नेटवर्क सिस्टम उसमें आपके पास 30 किलो हर्ट्ज तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी कि वो वहाँ पर उसमें, अब जब इतनी बैंडविड्थ ज़्यादा है तो इसमें इसका मतलब है कि वो लेस चैनल को अकोमोडेट कर सकता है, तो इसकी वजह से इसकी जो सेलुलर कैपेसिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, इसमें अगर आपके पास मोबाइल अकोमोडेट हो जाते थे तो वो सेल की रेंज से बाहर निकल जाते थे। अब उनको कंट्रोल करना फर्स्ट जनरेशन में मुश्किल था, क्योंकि इसकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो एनालॉग बेस पे थी, और उसकी लिमिटेशन होती है एनालॉग टेक्नोलॉजी की कि वो लिमिटेड एक्सटेंट तक किसी भी कैपेसिटी को अकोमोडेट कर सकता है विद इन अ सेलुलर रेंज, जिसमें वो एक स्पेसिफिक बेस स्टेशन के अकॉर्डिंग एक लिमिटेड रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, और देन मुख्तलिफ मोबाइल स्टेशन की या सेलुलर डिवाइस की रजिस्ट्रेशन कन्फिगर होती है। फर्स्ट जनरेशन जो हमारे पास आगे इंस्टॉल हुआ था उसमें सबसे पहला हमारे पास जो प्रोटोकॉल था वो एडवांस मोबाइल सिस्टम था। इसका एरा 70 से 80s तक था, लेकिन 83 में फर्स्ट इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल डेवलप किया गया जिसको एडवांस मोबाइल सिस्टम कहते हैं, AMPS। यूएस बेस्ड था। इसके साथ ही हमारे पास इस फर्स्ट जनरेशन में और ऐसे प्रोटोकॉल्स थे, टोटल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम टैक जो कि यूके ने डेवलप किया था, इसी तरह स्कैंडिनेविया ने नॉर्डिका मोबाइल टेलीफोन NMT को डेवलप किया था, और इसी के साथ जर्मनी ने C450 को डेवलप किया। NTT जापान की तरफ से जो है वो डेवलप हुआ था फर्स्ट जनरेशन के अंदर फॉर सेलुलर नेटवर्क ऑन एनालॉग बेस्ड कम्युनिकेशन। फर्स्ट जनरेशन सिस्टम में जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने प्रोटोकॉल NTT, AMPS, टैग, NMT, C450 को डेवलप किया, उनकी अपनी ट्रांसमिशन रेंजेस थी, क्योंकि एक लिमिटेड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रेंजेस थी, अपनी अपलिंक की और डाउनलिंक की फॉर बेस स्टेशन एंड मोबाइल स्टेशन के लिए। उनके ये स्पेसिफिक चार्ट के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं कि उनके दरमियान में हर बैंडविड्थ से दूसरी बैंडविड्थ तक का जो स्पेसिंग दी जाती थी, जिसमें वो सिक्योरली आकर ट्रांसमिशन परफॉर्म कर सकता था। एक बैंडविड्थ दूसरे बैंडविड्थ को इस स्पेसिंग के अंदर, इस किलोहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज स्पेसिंग के अंदर वो किसी दूसरे के ट्रांसमिशन में या दूसरी बैंडविड्थ की ट्रांसमिशन में कोई डिस्टॉर्शन प्लेस नहीं करता था। ये उसके नंबर ऑफ चैनल्स हैं जो स्पेसिफिक बैंडविड्थ रेंज के अंदर, फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर अकोमोडेट हो सकते थे। ये उनकी रेंजेस हैं। 600 फॉर NTT था, 832 फॉर AMPS, जिसको हम आगे थॉरली सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि AMPS कैसे वर्किंग करता है, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ क्या चीज़ें हैं, वो सारी हम आगे देखेंगे। सबसे ज़्यादा चैनल्स जो अकोमोडेट होते हैं फर्स्ट जनरेशन में वो टैग प्रोटोकॉल के अंदर होते थे। ठीक है, टोटल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर। इसी तरह आगे सबसे कम 180 जो है वो NMT के अंदर, और फिर C450 जो जर्मन बेस्ड था आपके पास 222 चैनल्स को अकोमोडेट कर सकता था फॉर ट्रांसमिशन क्राइटेरिया के लिए। व्हाट इज AMPS? AMPS इज एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम आपके पास जो है वो कमर्शियल बेस सबसे पहला एनालॉग फर्स्ट जनरेशन के अंदर प्रोटोकॉल डेवलप हुआ था, जो कि इंट्रोड्यूस किया 1980s में। जो फिक्स्ड इसका ईयर है वो 1983 में इसको बिल्ट ऑन किया था।
इसकी मॉड्यूलेशन एनालॉग बेस थी। फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्रोटोकॉल्स आए हैं वो सारे के सारे हमारे पास एनालॉग बेस थे। और जैसे ये यूएस बेस्ड था आपके पास कमर्शियली एक सिस्टम था सेलुलर सिस्टम सेलुलर डिवाइस या सेलुलर नेटवर्क्स के लिए, जो कि अर्लीस्ट रेडियो स्टैंडर्ड्स के बेस के ऊपर था, जिसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी एनालॉग बेस मॉड्यूलेशन के जरिए से ट्रांसमिशन परफॉर्म करती थी। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में जो हमारे पास गैप आया है और जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो एडवांसमेंट हुई है, फर्स्ट जनरेशन में प्योरली एएमपीएस कम्युनिकेशन थी, एडवांस मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन थी, जिसमें आप सारे का सारा काम जो है वो एनालॉग बेस पे हो रहा था। जैसे ही हम सेकेंड जनरेशन में स्विच होते हैं तो हम एएमपीएस का एक एडवांस वर्जन पढ़ते हैं, एनएएमपीएस, जो कि एनालॉग से स्विच ऑन हुआ डिजिटल बेसिस के ऊपर। तो सेकेंड जनरेशन में जितनी भी कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही है वो डिजिटल बेस पे हो रही है। एएमपीएस में आपके पास कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी बेस पे थी, फ्रिक्वेंसी डोमेन मॉड्यूलेशन के बेस के ऊपर थी। जब आप सेकेंड जनरेशन में आते हैं तो आपके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड होती है और उसके अंदर आपके पास टीडीएमए एंड सीडीएमए फॉर जीएसएम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इन सेकेंड जनरेशन होती है। तो यहाँ सबसे पहले आपके पास जो है वो एडवांस वर्जन आता है एएमपीएस का, एनएएमपीएस, जो डिजिटल बेस है। फर्दर इसके अंदर एडवांसमेंट होती है, चीज़ें आगे बिल्ट होती हैं, एवोल्यूशन होती है, तो आपके पास जीएसएम टेक्निक आ जाती है, जिसमें ये दो कॉन्फ़िगरेशन या दो मॉड्यूलेशन टेक्निक टीडीएमए और सीडीएमए टाइम बेस और कोड बेस आपके पास मॉड्यूलेशन एक्सेस होती है, जो कि ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल बेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। एनालॉग बेस एएमपीएस के जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उसमें आपके पास एनालॉग बेस एफएम मॉड्यूलेशन परफॉर्म होती है। इसकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की बैंडविड्थ है वो आपके पास 30 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, इसमें जो आपके पास एफसीसी फ्रिक्वेंसी कंट्रोल चैनल है उसमें डाउन लिंक जो आपके पास हो रहा है फ्रॉम बेस स्टेशन टू द मोबाइल स्टेशन, आपके पास उसकी फ्रिक्वेंसी 824 टू 845 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाउन लिंक का मीन्स कि आप इसमें रिसीविंग कर रहे हैं फ्रॉम बेस स्टेशन टू द मोबाइल स्टेशन, आपके पास जो है वो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, आप इसकी रिसीविंग कर रहे हैं, आप सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं। अपलिंक मीन्स कि आप अपनी ट्रांसमिशन को सेंड कर रहे हैं, तो उसकी जो रेंज है, ट्रांसमिशन सेंडिंग की जो रेंज है वो 865 टू 894 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, जिसमें ये चीज़ परफॉर्म हो रही है आपके पास। तो ये आपके पास अपलिंकिंग है। अपलिंकिंग मीन्स कि आप सेंडिंग कर रहे हैं डाटा की, जो कि बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन की तरफ जा रही है, और डाउन लिंकिंग मीन्स के बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन की तरफ आ रही है। तो एफसीसी में ये दो क्राइटेरियाज आगे हम डिस्कस करेंगे, एक फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल और एक आपके पास रिवर्स कंट्रोल चैनल। फिर इसी तरह फॉरवर्ड वाइस चैनल है और फॉरवर्ड रिवर्स वाइस चैनल है। इसको आगे हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, हिस्ट्री में आपके पास फर्स्ट जनरेशन जो है वो फर्स्ट टाइम जब डेवलप्ड हुआ था तो उसमें AT&T इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज जो 1960s में बिल्ट हुआ था एनालॉग बेस के ऊपर। AT&T जो कंसेप्ट है उसको 1940s में दिया गया था, देन उसको बाकायदा प्रॉपर तरीके में 1960 में बिल्डअप कर दिया गया था। 1971 में फिर हाई कैपेसिटी मोबाइल फ़ोन सर्विसेज टू एफसीसी कंट्रोल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल चैनल के लिए 1970 में कोई हाई कैपेसिटी का, इसमें जो AT&T है उसमें आपके पास कैपेसिटी कम होती थी सेलुलर कॉन्सेप्ट के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप फर्स्ट जनरेशन को बाकायदा उन्होंने डेवलप करना शुरू किया तो आपके पास 1970 तक एक स्टैंडर्डाइज रेंज जो थी कैपेसिटी की, हाई कैपेसिटी रेंज मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इंट्रोड्यूस की गई, जो मैक्सिममली 800 टू 900 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसीज को हैंडल कर सकती थी। ये आपके पास 1983 में पहला सेल फोन जो आपके पास एमपीएस बेस्ड डेवलप हुआ था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, फर्स्ट एरा 1983 में सेल फोन इसकी पिक्चर है। एंड देन आपके पास जब हिस्ट्री से एवोल्यूशन हुई तो आप मोटरोला कंपनी ने लो कॉस्ट एवोल्यूशन के अंदर डिजिटल बेस पे आपकी टेक्नोलॉजी की जो कैपेसिटी थी उसको इंक्रीज कर दिया। तो आपकी टेक्नोलॉजी को एनालॉग से डिजिटल में आके एवोल्वेट कर दिया, जो कि सेकंड जनरेशन में एएमपीएस की एक एडवांस वर्जन थी, एनएएमपीएस, उसको बिल्टअप कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास एफडीएमए बेस में 3 चैनल्स जो हैं वो डिवाइडेड होते थे, और इसकी जो बैंडविड्थ थी वो 30 मेगा, क्योंकि 30 किलो हर्ट्ज जो है वो एएमपीएस बेस एनालॉग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही थी। तो जब हम एनएमपीएस डिजिटल फॉर्म में आ जाते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, उसमें हमारे पास बैंडविड्थ जो थी वो मिनिमाइज हो गई थी, 30 के हर्ट्ज से 10 के हर्ट्ज तक चली गई। तो इस बेस के ऊपर हमारे पास जब हमारी बैंडविड्थ की जो रेंज है वो कम हो गई, तो हमने मैक्सिमम चैनल्स को जो है वो
असाइन करना शुरू कर दिया। मैक्सिमम चैनल्स हमारे पास जो है वो कॉन्फ़िगर होना शुरू हो गए। तो बजाय इसके कि हमारे पास जब एएमपीएस मोड में थे तो उस टाइम आपको भी पहले हमने डिस्कस किया कि 832 नॉर्मल चैनल्स जो थे वो अकोमोडेट कर सकता था, और इसको हम 100 बिट्स पर सेकंड जो है वो इन बैंड कर सकते थे, और जिसमें सब ऑडिबल सिग्नलिंग कंट्रोलिंग चैनल्स आल्सो यूज्ड फॉर द टेक्स्ट डाटा पेजिंग। हम इसमें मैक्सिममली डाटा की टेक्स्ट फॉर्म में काम कर सकते थे। और जब हिस्ट्री एवोल्यूएट हुई तो आहिस्ता आहिस्ता जो वॉइस चैनल्स हमारे पास आना शुरू हुए, हमने उसमें फिर वॉइस कॉन्फ़िगरेशन या वॉइस ट्रांसमिशन सेलुलर डिवाइसेस के शुरू कर दी। तो ये एक एडवांसमेंट की एवोल्यूशन हुई कि हमारे पास किस तरह से एएमपीएस जब एनएमपीएस के एडवांस वर्जन में आके ओवरकम हुआ, चेंज हुआ, तो वहाँ पर हमारे पास किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो है वो एडवांसमेंट लेकर आई। एक हमारी बैंडविड्थ जो है वो मिनिमाइज हो गई, और दूसरा हमने मैक्सिमम चैनल्स को एएमपीएस इंस्टेड ऑफ एएमपीएस हमने मैक्सिमम चैनल्स को अकोमोडेट करना शुरू कर दिया। ये एएमपीएस का उस टाइम पे फर्स्ट वर्जन था, कंटिन्यूटी थी कि हमारे पास 1990s तक तकरीबन 1900 मेगाहर्ट्ज वर्जन ऑफ एएमपीएस जो है वो डेवलप हो चुके थे, और इसमें डुअल बैंडविड्थ डुअल मोड जो है वो काम कर रहा था। मतलब अपलिंक और डाउनलिंक जो है वो डुअल बेसिस पे काम हो रहे थे इसके। अपलिंक भी हो रहा था और डाउनलिंक भी हो रहा था। जिस तरह से कम्युनिकेशन बेस स्टेशन से जो है वो आपके पास प्रॉपर वे में एएमपीएस के अंदर एनालॉग बेस के ऊपर बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन पे जो कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है, सैम चैनल के ऊपर आप मोबाइल स्टेशन से बेस चैनल के ऊपर भी ट्रांसमिशन परफॉर्म कर रहे थे। तो ये सारी मतलब 2/3 ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इसने कैप्चर कर लिया था आपका एएमपीएस प्रोटोकॉल ने फर्स्ट जनरेशन के अंदर। एएमपीएस बेस्ड सिस्टम कंपोनेंट्स के ये कुछ 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क है, जो लैंडलाइन सर्विसेज थी हमारे पास पीएसटीएन की, और मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिसेज, वो ऑफिसेज जहां पर आप जो मोबाइल कम्युनिकेशन जो सेलुलर डिवाइसेज हैं उनके जरिए से आप लैंडलाइन के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड देन फिर सेल साइट विद एंटेनास थे, जो मोबाइल स्टेशन के उसके स्पेसिफिक एंटेनास जिसके जरिए से वो सिग्नल कैरी एंड थ्रो करता था, ट्रांसमिट एंड रिसीव करता था। और फिर मोबाइल सब्सक्राइबर यूनिट एमएसयू, जो आपके पास यूनिट है बेसिकली सेलुलर डिवाइस है जिसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को परफॉर्म किया जाता था। ये एक डायग्रामेटिकली व्यू है आपका एएमपीएस आर्किटेक्चर का, कि उसमें ये चारों के चारों कंपोनेंट एएमपीएस के किस तरह से कॉन्फ़िगर हुए हैं। एक लैंडलाइन सर्विसेज जो पब्लिक टेलीफोन कम्युनिकेशन स्विचिंग है, उसको आप कम्युनिकेट करें मोबाइल कम्युनिकेशन स्विचिंग ऑफिस के जरिए से, और फिर डिफरेंट बेस स्टेशन से उन तमाम मोबाइल डिवाइसेस के सिग्नल्स रिसीव कर रहे हैं, आइदर दे आर एट होम surfaces or they are at the car based movable devices। जो इसके बेसिक फीचर्स हैं इसका, ये एफडीए में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के ऊपर काम कर रहा था, फ्रीक्वेंसी बेस्ड था, एनालॉग था, ठीक है। और इसमें 800 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ अप्लाइड हो रही थी, जिसमें दो किस्म की ट्रांसमिशन एफओसीसी एंड आरईसीसी, ये दो आपके पास चैनल्स थे जिनको आप कॉन्फ़िगर करते थे। बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन की तरफ जब आपके पास सिग्नल्स फॉरवर्ड होते थे तो डाउन लिंकिंग जब होती थी उसको हम फॉरवर्ड कम्युनिकेशन चैनल कहते थे, और मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन की तरफ जो कम्युनिकेशन चैनल थे आपके पास उसको हम रिवर्स कम्युनिकेशन चैनल अप लिंकिंग चैनल कहते थे, ठीक है। इन दोनों की आपको देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 25 टू 30 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ आपके पास मॉड्यूलेट हो रही है। इसके साथ ही हमारे पास ये चैनल्स जो आर ई सी सी और एफ ओ सी सी और आर ई सी सी, जो आपके पास दो चैनल्स हैं अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग के, इसी के साथ हमारे पास वॉइस चैनल्स भी आ जाते हैं। फ्रिक्वेंसी वॉइस चैनल्स जो आपके पास फॉरवर्ड वॉइस चैनल है और रिवर्स वॉइस चैनल, दो किस्म के हैं जिनकी बैंडविड्थ जो है वो 30 किलो हर्ट्ज है। अब ये बैंडविड्थ आपके पास वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, और ये वाली आपके पास नॉर्मल पेजिंग, नॉर्मल टेक्स्ट पेजिंग के लिए है, नॉर्मल सेंडिंग डाटा के लिए है, ये यूज़ हो रही हैं। तो उनकी बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा थी एनालॉग टेक्नोलॉजी के अंदर थ्रू एएमपीएस। बट इन अ वॉइस चैनल वी हैव अ लिमिटेड, इट इज़ अ 30 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, क्योंकि जितना हम बैंडविड्थ को मिनिमाइज करते हैं उतना हम अपनी सिक्योर चैनल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ चैनल्स को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो है वो इन तमाम चैनल्स के लिए कंट्रोल चैनल एक यूज़ होता था जिसको हम एफ एस के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग चैनल फॉर एएमपीएस फॉरवर्डिंग
ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता था। इन सब चैनल्स को हम एट द एंड जाकर अकोमोडेट करते थे एफएसके के ज़रिए से, और एफएसके फिर आगे सिग्नल जो एक प्रॉपर सिग्नल जो है, चाहे उस पे मैसेजिंग डाटा है या टेक्स्ट डाटा है या फिर उस पे कोई वॉइस डाटा है, उसको ट्रांसमिट कर सकता था। नंबर ऑफ चैनल्स जो इसके अंदर मौजूद हैं वो 832 चैनल्स हैं, जो कि 250 मेगाहर्ट्ज़ फॉर टेक्स्ट मैसेजिंग है और 30 मेगाहर्ट्ज़ फॉर वॉइस चैनल मैसेजिंग। अब इसमें आपके पास जो है वो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। अब कहते हैं कि ईच प्रोवाइडर 416 चैनल इन ईच सेल, और जिसमें से 21 चैनल जो है वो कंट्रोल चैनल थे, ठीक है, और 395 चैनल फॉर वॉइस के लिए यूज होते हैं। अब ये 416 चैनल हर सेल में, ईच सेल में हमारे पास यूज होंगे, ठीक है, हर प्रोवाइडर के लिए जिसको हम इसकी जो है वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इन सेल्स के अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर यूज होता है, जिसका मतलब होता है कि आप ईच सेल यूजेस सम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉट यूज्ड बाय एनी अदर इट्स नेबर। तो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ ऐसी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो यूटिलाइज करता है ईच सेल, जो कि किसी दूसरे सेल में यूटिलाइज नहीं हो रही हैं। तो मतलब शेयरिंग ऑफ अ बर्डन और ट्रैफिक, कि एक सिंगल सेल के ऊपर जब आपके पास कोई बर्डन या ट्रैफिक आगे आ जाता है और वो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर ब्लॉक्स क्रिएट करता है, हर्डल्स क्रिएट करता है, तो फिर आप उन तमाम फ्रीक्वेंसीज को यूटिलाइज करते हैं जो कि अनयूजेबल हैं किसी दूसरे सेल के अंदर, जिसमें कोई ट्रैफिक ओवरलोडिंग नहीं है, तो फिर आप वहां से फ्रीक्वेंसी को कैरी करते थे। दिस इज कॉल्ड रीयूज फैक्टर। तो ये 7 रीयूज फैक्टर है आपके पास। तो इसमें आपके जो सेल्स हैं वो 7 सेल्स के ऊपर अब ये क्लस्टर आपके पास डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ये 21 सेल्स हैं टोटल, और 21 सेल्स में आपके पास 3 क्लस्टर हैं, हर क्लस्टर के अंदर 7 सेल्स हैं। अब ये 7 सेल्स जो है वो आपस में नेबरिंग हुड क्रिएट कर रहे हैं। उस नेबरिंग हुड के अंदर आपके पास अगर किसी एक सेल के अंदर कोई ट्रैफिक ओवरलोडिंग हो जाती है, तो फिर वो किसी दूसरे सेल से सिग्नल्स को कैरी कर देता है, फ्रीक्वेंसीज को कैरी करके उनको यूटिलाइज करता है, ताकि जो ओवरलोडेड ट्रैफिक है उसको हैंडल कर सके। दिस इज फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर ऑफ अ डिफरेंट सेलुलर नेटवर्क। एएमपीएस और एनएएमपीएस के अंदर जो चैनल, ये आपके पास एक चार्ट, करेक्टरिस्टिक चार्ट है कि जो चैनल स्पेसिंग थी वो 30, बैंडविड्थ जो चैनल के विद इन अ चैनल थी वो आपके पास 30 किलो हर्ट्ज थी। एनएएमपीएस के अंदर एडवांस वर्जन था, डिजिटल बेस थी, तो उसमें उस चैनल की कैपेसिटी को मिनिमाइज कर दिया गया था। स्पेक्ट्रम एलोकेशन थी वो 40 मेगाहर्ट्ज तक तकरीबन थी, दोनों की वो 40 मेगाहर्ट्ज तक जाती थी। एडिशनल स्पेक्ट्रम में इसमें 10 मेगाहर्ट्ज था। जो नंबर ऑफ चैनल असल चीज़ है, जो नंबर ऑफ चैनल एएमपीएस अकोमोडेट कर रहा था वो 832 था, जो कि कम थे। इन अ डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास 2496 चैनल्स को अकोमोडेट किया जा सकता था डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी। ये सेलुलर बैंडविड्थ फॉर एएमपीएस बैंड्स हैं, जिसमें आपके पास ये फॉरवर्ड कम्युनिकेशन बेस टू मोबाइल कम्युनिकेशन हो रही है। मीन्स कि आपके पास डाउन लिंकिंग हो रही है, और यहाँ पर आपके पास रिवर्स कम्युनिकेशन मोबाइल टू बेस वापस मैसेज जा रहा है, जिसको आप जो है वो अप लिंकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अप लिंक करते हैं डाटा को, जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और बेस स्टेशन से फिर मोबाइल की तरफ डाउन लिंकिंग होती है, और डाउन लिंकिंग के बेस के ऊपर फॉरवर्ड कम्युनिकेशन चैनल जो है वो वर्किंग करते हैं अपनी, उनको कॉन्फ़िगर किया जाता है, जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं ऑन अ मैसेज या डाटा या वॉइस कम्युनिकेशन को ऑन अ सेल फोन डिवाइसेस। ये टर्मिनोलॉजीज जो सेलुलर चैनल्स यूज़ करते हैं उनके लिए फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल, एफओसीसी, ठीक है, जिसमें आपके पास बेस स्टेशन से जो पेजेस हैं, पेजेस मीन के आपके पास वो कम्युनिकेशन मेमोरीज जो कि डाटा को कैरी कर रही हैं, और उनकी ट्रांसमिशन परफॉर्म हो रही है ओवर द ट्रांसमिशन चैनल। और अब जब ये ट्रांसमिशन आपके पास बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन की तरफ आती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड। अब ये मोबाइल स्टेशन, ये आपके पास आपने पीछे देखा, डिस्कस किया कि फॉरवर्ड बेस चैनल या फॉरवर्ड कम्युनिकेशन चैनल में किस तरह से बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन की तरफ आपके पास डिवाइसेस या पेजिंग या जो आपके पास डाटा, रीडेबल डाटा है, वो आगे सेंड हो रहा है, या जो भी वॉइस हेरेबल डाटा है वो आपके पास मोबाइल डिवाइसेस पे सेंड हो रहा है थ्रू फॉरवर्ड कम्युनिकेशन चैनल या फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल के जरिए से। इसी तरह रिवर्स चैनल है, जिसमें आपके पास रिवर्स चैनल के ज़रिए से आप इन्वॉल्व कर रहे हैं एमएस, उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, मोबाइल स्टेशन उसको यूटिलाइज़ कर रहा है, कम्युनिकेट विद द बेस स्टेशन सिमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास डुअल बैंडविड्थ एएमपीएस बेस्ड काम कर रहे होते हैं फॉर डाटा डिवाइसेस और टेक्स्ट बेस्ड डाटा पेजिंग और एनी अदर डाटा पेजिंग यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव।
इसी के साथ अगर आप वॉइस ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो उसके लिए एफ वी सी और आर-वी-सी यूज़ हो रहे हैं। वो भी सिमिलर बिहेवियर रख रहे हैं, जैसे एफ-ओ-सी-सी बिहेवियर रख रहा है और आर-ई-सी-सी बिहेवियर रख रहा है। तो वो फिर वहाँ पर वो अदर डाटाज़ के लिए है, टेक्स्ट अदर देन वॉइस डाटा के लिए है, और ये सिर्फ स्पेसिफिकली वॉइस डाटा के लिए है, जहाँ पर आपके पास कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही है, जहाँ बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन की तरफ वन टू वन कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही है, टावर से मोबाइल की तरफ। और रिवर्स वॉइस कम्युनिकेशन चैनल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो है वो मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन की तरफ जो है वो चीज़ प्रोग्रेस हो रही है और आगे फॉरवर्ड हो रही है। ये एक चैनल है जहाँ पर आपको एक करेक्टरिस्टिक चार्ट है जो डिस्क्राइब कर रहा है आपके तमाम चैनल्स को जो कि यूटिलाइज कर रहे हैं AMPS बेस्ड टेक्नोलॉजी को ऑन एनालॉग कम्युनिकेशन चैनल्स। तो वहाँ पर आपके पास जो RECC है, इसमें आप देख रहे हैं कि सिग्नलिंग हो रही है। RVCC में जो है वो आपके पास इन दोनों में आप जो है मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन की तरफ कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिग्नलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि रैंडमली एक्सेस कर रहा है, मैनी मोबाइल जो है एक सिंगल टावर को एक्सेस कर रहे हैं। और RBCC के अंदर स्पेसिफिकली वो वॉइस चैनल को डेडिकेट करता है, ये डेडिकेटेड होगा वन टू वन कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से। FOCC फिर आपके पास ब्रॉडकास्टिंग करता है, एक बेस स्टेशन से मल्टीपल मोबाइल्स की तरफ आपके पास ब्रॉडकास्टिंग होती है। और FVCC में अब RVC और FVC ये दोनों ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिग्नल्स के लिए हैं, जो कि डेडिकेटेड होते हैं हमेशा वन टू वन कम्युनिकेशन पार्टनर के। वॉइस कम्युनिकेशन है इसलिए इसको वन टू वन लिखा जाता है। आगे आपके पास AMP बेस्ड सिस्टम आइडेंटिफायर्स हैं कुछ, जिसके लिए आप किसी भी एक सेलुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं यूनिकली। तो इनमें आपके पास MIN नंबर, मोबाइल आइडेंटिफायर नंबर है, जो कि कंपनी बेस्ड आपके पास असाइन होता है। और फिर उसके बाद ESN नंबर, जो इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड बोर्ड के ऊपर, सर्किटरी बोर्ड के ऊपर अप्लाइड होता है और इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम के ऊपर, जिसका साइज़ 32 बिट है। इसके साथ SID सिस्टम आइडेंटिफायर है, 15 साइज बिट है इनका। और ये रेगुलरिटी टू जियोग्राफिकल साइज एरिया, सर्विसेज एरिया, मतलब हर इलाके का, हर एरिया का अपना एक SID आइडेंटिफायर होगा किसी भी एक सेलुलर मोबाइल के लिए, सेलुलर मोबाइल डिवाइस के लिए। तो उसके बाद स्टेशन क्लास मार्क हैं, कैपेबिलिटी ऑफ मोबाइल स्टेशन, जो कि 4 साइज बाकियों के हिसाब से छोटा होता है इसका। फिर सेट है, सुपरवाइजरी ऑडियो ट्यून्स इसमें यूटिलाइज होते हैं, इसका कोई साइज नहीं है आपके पास, ये ऑपरेटिंग कंपनीज की तरफ से बेस स्टेशन को अलॉट किए जाते हैं। और फिर DCC या डिजिटल कलर कोड असाइन किए जाते हैं बाय ऑपरेटिंग पर्सपेक्टिव से, जहाँ आपके पास ये डिवाइसेस ऑपरेट हो रही होती हैं, कंट्रोल हो रही होती हैं, वहाँ इनके जो है वो डिजिटल कलर कोड जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज जो पीछे आइडेंटिफायर हमने पढ़े हैं, ये उनकी टर्मिनोलॉजीज हैं। इन टर्मिनोलॉजीज को हमने चार्ट की सूरत में भी पीछे जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ पर भी आपको प्योरली एक चीज़ जो है वो बाकायदा ठीक तरीके से यहाँ आइडेंटिफाई हो रही है। ये सारी की सारी, और उनके साइजेस को भी आपको बता रहा है कि वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पेस्ट हो रही है। ये एक AMPS ट्रांसमिशन फॉर्मेटिंग आपके पास एक चार्ट है, जिसमें नेटवर्क कंट्रोल मैसेज जो होगा वो 1 to 5 कोड वर्ड्स के अंदर मुश्तमिल होगा। उसको जब आप आगे जाते हैं तो वो आपके पास 28 बिट FOCC एंड FVCC वर्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 36 बिट वर्ड्स जो है वो RECC और RVCC में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग आपके पास पर्सपेक्टिव चैनल हैं, एक फॉरवर्डिंग कर रहा है और दूसरा रिवर्स रिसीविंग कर रहा है, रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। तो आपके पास इन दोनों की जो है वो, एक में आप फॉरवर्डिंग मतलब आप जो है वो रिसीव कर रहे हैं डाटा को, फॉरवर्डिंग चैनल है जिसमें डाउन लिंकिंग परफॉर्म हो रही है, रिसीविंग हो रही है, और दूसरी साइड पे रिवर्स चैनल जो है वो आगे परफॉर्म हो रहे हैं, जिसमें आप डाटा को सेंड कर रहे हैं, ट्रांसमिशन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही आपके पास BCH कोड जो है वो एंटर हो जाता है, जो कि पार्शियल जो पैरिटी बिट्स होते हैं, जिसको आप इसके लिए पैरिटी चेक के लिए जो है वो देखते हैं कि आपका कोड आइदर ठीक है या नहीं है, और अप्लाइंग अ चेकसम ऑन द कोड। देन उसके बाद आपके पास जो है वो रिपीटेड, उसको 11 टाइम रिपीट किया जाता है, और FOCC को फिर 5 टाइम रिपीट किया जाता है, ताकि इस कोड को दोबारा से चेक किया जा सके। और इनमें जो पैरिटी चेक है, RECC RVCC दोनों को 5 टाइम के लिए चेक किया जाता है। इसको 5 टाइम के लिए चेक किया जाएगा FOCC को। और FVCC क्योंकि कंट्रोल चैनल, इसमें आप डाटा को रिसीव कर रहे हैं,
सिग्नलिंग वॉइस चैनल सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं तो उसको 11 टाइम उसकी चेक ज़्यादा है ज़रूरी है, उनको रिपीट करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसके जो कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस के टूल्स हैं या जो भी आपके पास सेंडिंग कर रहे हैं डाटा की, वहाँ जहाँ से रिसीव हो रहा है बेस स्टेशन से, उसकी एक्यूरेसी हमारे सामने आ सके। जब ये दोनों ये RECC और FECC जो आपके पास कोलैबोरेट हो जाते हैं तो फिर इसको हम इकट्ठा एक FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की के ज़रिए से इन सब कोड्स को कंबाइन कर लेते हैं। फिर उनको 10 किलोबिट्स हर्ट्ज के ज़रिए से ट्रांसमिट करते हैं ऑन 30 किलो हर्ट्ज चैनल ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FCC मॉड्यूलेशन चैनल जो आपके पास हो रहा है, जो एनालॉग बेस्ड सैट और ST को यूज़ कर रहा है सिग्नलिंग के लिए मोबाइल आइडेंटिफायर्स के ज़रिए से। अच्छा, AMPS इनिशियलाइजेशन कैसी होती है? AMPS अपनी कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट करता है? इसमें आपके पास दो स्टेशन हैं, एक आपके पास बेस स्टेशन, दूसरा आपके पास मोबाइल स्टेशन है। बेस स्टेशन आपके पास मीन्स आप टावर ले लें, कोई भी टावर जहाँ से आपके कम्युनिकेटिंग सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट एंड रिसीव हो रहे हैं, और फिर मोबाइल स्टेशन वहाँ से भी आपके जो सिग्नल्स आइडेंटिफायर्स हैं, स्पेसिफिकली किस मोबाइल को जाके ट्रांसमिट करना है डाटा को, उसको यहाँ वैलिडेट किया जाता है। इसमें पावर अप एंड टून टू प्रोवाइड A B ये आपके पास यूटिलाइज होते हैं कि मतलब दो मुख्तलिफ डिवाइसेस उनको आपस में किस तरह से कन्फिगर किया जा सकता है बेस स्टेशन के जरिए से। सबसे पहला अमल इसमें ये होता है कि आपके पास कंट्रोल चैनल जो है वो सिग्नल सेंड करता है और मोबाइल स्टेशन उन सिग्नल्स को स्कैन करता है और ट्यून करता है, उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल है उसको वो गेट कर लेता है। आफ्टर दैट फिर इसके बाद बेस स्टेशन आपको सिस्टम पैरामीटर्स के कुछ मैसेजेस हैं कि वो उनको चेक किया जाए कि स्पेसिफिक आइडेंटिफायर हमारे पास वैलिड है जिसको हम सिग्नल्स या मैसेज या डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद फिर अपडेट कर देता है उन पैरामीटर्स को मोबाइल स्टेशन और अपनी SID के साथ, जो उसकी SID है स्पेसिफिकली जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है मोबाइल स्टेशन को या मोबाइल सेलुलर डिवाइस को। उसकी कंट्रोल मैसेज में फिर आपके पास चीज़ें जो आगे बेस स्टेशन की तरफ जाती हैं उसका MIN नंबर, ESN नंबर, SID और रजिस्टर्ड यूज़र, कि ये एक रजिस्टर्ड यूज़र है किसी भी एक बेस स्टेशन के अकॉर्डिंग। उसने अपना जो उसकी जो अपनी आइडेंटिफायर्स हैं उसने उस कंट्रोल मैसेज में उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। कंट्रोल चैनल्स के ज़रिए से ट्यूनिंग होगी, आगे सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे मोबाइल स्टेशन को। मोबाइल स्टेशन अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने आइडेंटिफिकेशंस क्राइटेरियाज या पैरामीटर्स जितने हैं वो आगे बेस स्टेशन पे फॉरवर्ड कर देता है। तो बेस स्टेशन उसको वैलिडेट करता है कि ये आइडेंटिफायर अगर मेरे पास रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसकी वैलिडेशन के बाद आपके पास वो फिर एक कंट्रोल मैसेज भेजता है ताकि जो उसकी इनिशियलाइजेशन है कम्युनिकेशन की उसको वो स्टार्ट कर सके, उसके पैरामीटर्स को वैलिडेट करने के बाद वो उसको स्टार्ट कर सके। आफ्टर दैट फिर मोबाइल जो है वो रिसीव कॉल करना शुरू कर देता है, सिग्नल्स रिसीव करना शुरू कर देता है। फिर उस सूरत में आपके पास क्या होता है कि आपका जो PSTN प्राइवेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो है उसके ज़रिए से आप पेज कंट्रोल मैसेज जो है वो भेजते हैं और वो पेज रिसीव होता है मोबाइल स्टेशन के ऊपर जिस पर डाटा मौजूद है, स्पेसिफिकली वॉइस डाटा है या फिर कोई भी अदर टेक्स्ट डाटा है, कुछ भी है वो उस पेजेस के ऊपर रिसीव हो जाता है। उस पेजेस का रिस्पॉन्स जो है उसकी स्पेसिफिक MIN और ESN नंबर सेलुलर डिवाइस का आगे बेस स्टेशन की तरफ फॉरवर्ड होता है। उसकी रिस्पॉन्स में फिर कंट्रोल मैसेज आता है और उसको ट्यून करता है कि हाँ ये पेजेस इसको बाकायदा अच्छे बाकायदा प्रॉपर तरीके से मिल चुका है। उसकी रिस्पॉन्स में फिर मोबाइल स्टेशन ट्यून टू द वॉइस चैनल उस वॉइस चैनल को ट्यून कर लेता है जिस चैनल के ऊपर उसका वो स्पेसिफिक डाटा आ रहा है। एंड देन फिर आपके पास एट द एंड जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल के ज़रिए से डाटा सेंड और रिसीव हो रहा होता है, मतलब बेस स्टेशन से वॉइस आ जा रही होती है मोबाइल स्टेशन की तरफ। ये कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स थे जो डिफरेंट कंट्री एरियाज़ के हैं, अपने अपने ऑपरेटर्स हैं। हर एक जोग्राफिकल एरिया का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। उस सिस्टम की बेस के ऊपर उसने AT&T मोबाइल सिस्टम जो फर्स्ट जनरेशन का सबसे पहला सेलुलर नेटवर्क सिस्टम था जिसकी बेस के ऊपर ये काम शुरू हुआ था और उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यहाँ बिल्ड किया था। उसमें हर एक के अपने नंबर ऑफ सेल्स थे, उन नंबर ऑफ सेल्स में फिर अपने स्पेसिफिक चैनल अकोमोडेशन थी और वो AMPS बेस चैनल के लिए जो फिक्स्ड आपके पास है कि हर चैनल में आपके पास 832 जो है वो चैनल्स अकोमोडेट हो सकते हैं। मोबाइल मैनेजमेंट जो था AMPS का फर्स्ट टाइम पे इसकी जो रोमिंग थी, जो कॉल चार्जेस थे वो फ्री नहीं कर सकते थे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें थी, इन सब ट्रांसमिशन का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। फिर हमारे पास कुछ इश्यूज आते थे, लीगल इश्यूज आ जाते थे, बिलिंग प्रॉब्लम्स आ जाती थी, प्रोप्राइटरी सिस्टम आ जाते थे, एक बैक होल हॉल हमारे पास, मतलब कि ये फ्रॉडुलेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाते थे
दूसरी बात ये एनालॉग बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, तो एनालॉग बेस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर हर कम्युनिकेशन दूसरे कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस क्रिएट करती थी। तो इस तरह से आपके पास कोई भी किसी भी फ्रिक्वेंसी चैनल्स को किसी भी दूसरे के नाम से यूज़ कर सकता था और उस पे फिर वो मेजरमेंट अप्लाइड बहुत मुश्किल हो जाती थी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो अपने लिए सिस्टम बिल्ड करता है एएमपीएस का और वो अपने हिसाब से चार्जेस को अकोमोडेट करता है। देन अगर कोई दूसरा आके इंटरफेयर करके उसकी चार्जेस को एक्सीड कर देता है, उसकी जगह उसके जो है वो सिस्टम को यूटिलाइज करता है मोबाइल कम्युनिकेशन को, तो फिर बिलिंग में प्रॉब्लम। अब यूज़र कहता है कि मेरे पास जो है मैंने इतनी चीज़ें अकोमोडेट की है या मैंने इतनी कॉलिंग की है, इतनी रिसीविंग की है, इतना मैंने डाटा यूटिलाइज किया है, तो मेरी कॉस्ट तो स्पेसिफिकली इतनी होनी चाहिए। लेकिन उसको फिर इस चीज़ का इल्म नहीं होता था कि आपकी मोबाइल डिवाइसेस में इंटरफेरेंस क्रिएट हो रही है, आपके एएमपीएस बेस सिस्टम को कोई और भी यूटिलाइज कर रहा है, तो फिर उस बेस पे जो उसके चार्जेस है वो एक्सीड हो जाते थे। तो इस तरह से जो बिलिंग का प्रॉब्लम था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। इसको फिर हमने हॉक मेजरमेंट के ज़रिए से रिप्लेस किया। हर एक हाउस के ऊपर, हर एक यूजर्स के पास हम एक जीटीई सिस्टम जो है वो रोमिंग के लिए कैलकुलेशन, बिलिंग का कैलकुलेशंस के लिए यूटिलाइज किया। अब उसमें फिर उसकी ही बिलिंग यूटिलाइज होती थी जो उससे रजिस्टर्ड होता था उस लोकेशन के ऊपर। अब उससे जो स्पेसिफिकली जीटीई से रजिस्टर्ड होगा वही उसको यूटिलाइज करेगा और उसके हिसाब से फिर उसकी कॉस्ट को मेजर किया जाता था। एएमपीएस के फिर आपके पास डिसएडवांटेजेस जो हैं वो सारे कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से तो ये काफ़ी एडवांस हो गई थी। सेलुलर नेटवर्क यूटिलाइज हो रहा है एक काफ़ी बेनिफिशियल डिवाइस के ज़रिए से, एक बेनिफिशियल प्रोटोकॉल के ज़रिए से, बट इसमें आपके पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। एक तो आपके पास लो कॉलिंग कैपेसिटी कैपेसिटी आपके पास कम थी क्योंकि फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा थी, उसमें चैनल्स ही काफ़ी कम थे, तो उसकी कॉलिंग कैपेसिटी जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लो थी। फिर लिमिटेड स्पेक्ट्रम अप्लाइड होते थे, फिर कोई स्पेक्ट्रम को आप ग्रोथ नहीं दे सकते थे, आप एक लिमिटेड रेंज के अंदर आकर ही कम्युनिकेट कर सकते। उस रेंज से, उस सेलुलर रेंज से अगर आप बाहर जाते तो फिर आपकी कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव आपके लिए कॉन्फ़िगर ना होते। पुअर डाटा कम्युनिकेशन था, मिनिमल प्राइवेसी थी, आपका कोई भी आपके चैनल को आके इंटरफेयर करके आपके डाटा को रिसीव एंड गेट कर सकता था। और इन एडुकेट फ्रॉड प्रोटेक्शन थी इसके अंदर। कोई प्रॉब्लम हो जाती या कोई फ्रॉड क्रिएट हो जाता या कोई भी कम्युनिकेशन को स्टील अप कर देता, आपकी इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाती, तो उसके लिए कोई बाकायदा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं था इस एएमपीएस के अंदर। इसके बाद जो आपके पास सक्सेसर टेक्नोलॉजीज आई, उन सक्सेसर टेक्नोलॉजीज के अंदर आपका एएमपीएस का एडवांस वर्जन एनएएमपीएस बिल्ड हुआ, जिसने आपकी एनालॉग टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो उसमें आपकी जो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम थी वो तो हो गई, लेकिन आपका जो चैनल की बैंडविड्थ थी उसको रिड्यूस कर दिया गया। तो चैनल की बैंडविड्थ को रिड्यूस करने के साथ आपकी जो कॉलिंग कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब वो सॉल्व हो गई। वो जो आपका प्रॉब्लम था कि लो कॉलिंग कैपेसिटी है, आप बहुत महदूद टाइम तक, आप बहुत लिमिटेड टाइम तक जो है वो कॉल्स कर सकते हैं, तो वो जो कैपेसिटी थी उसको इंक्रीज कर दिया एनएएमपीएस के अंदर डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी में। डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास एएमपीएस का एक और एडवांस वर्जन आया जिसमें हमने टाइम डोमेन को डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजीज के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया। वहाँ पर आपके पास डीएएमपीएस जो है वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड हुई और उसको कमर्शियली बेस के ऊपर 1993 के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया। ये फिर मोबाइलिटी कंपनी एटी&टी मोबाइल कंपनी की जो यूएस बेस, आपके पास कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, रशियन, वेनेजुएला, इसराइल, इसमें इन जगहों पर इनको इन टेक्नोलॉजीज़ को 2G बेस के ऊपर बिल्ड करना शुरू कर दिया गया। डीएमपीएस हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो आगे बिल्ड ना हुआ क्योंकि हमारे पास फिर आगे फर्दर रिप्लेसमेंट होगी बहुत सी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से वायरलेस नेटवर्क के अंदर, जहां पर उन्होंने कम्युनिकेशन को मोर सिक्योर बनाने के लिए, मोर इंटीग्रेटेड बनाने के लिए उन चीज़ों को ज़्यादा आगे कॉन्फ़िगर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ़िगर करना शुरू कर दी, जिसमें से आगे आपके पास जो है वो डिजिटल कैपेसिटी के अंदर टीडीएम एंड सीडीएम में जो है वो कंबाइन होगी फॉर क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक जीएसएम बेस्ड सेलुलर नेटवर्क इन अ सेकेंड जनरेशन, जिसके अंदर आपके पास डाटा जो था उसकी एक तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो है वो सिक्योरिटी भी इंक्रीज होगी कि उसके अंदर जो आपके डिफरेंट चैनल्स की बैंडविड्थ की जो इंटरफेरेंस थी यूज़र की वो लेस होगी, मिनिमाइज हो गई, क्योंकि डाटा आपके पास इंक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया। इंक्रिप्टेड फॉर्म में जब डाटा आ गया तो उसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। अब उसको डिक्रिप्ट वही कर सकता है जिसके पास इसकी स्पेसिफिक कोड की फिजिबिलिटी थी, जिसको इजीली वो आके डिक्रिप्ट कर सकता था। यहाँ आपके पास डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी को एक डायग्रामेटिकली व्यू दिया गया है। उस डायग्रामेटिकली व्यू के अंदर आपको ये बताया गया है कि किस तरह से बाकायदा आपके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो वर्किंग में थी।
वायरलेस कम्युनिकेशन के ज़रिए से। यहाँ आपके पास एंटीनास थे और उनमें कुछ डिफरेंट रेडियोज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलिंग चैनल्स या बैंडविड्थ चैनल्स थे जो कंट्रोल कर रहे थे डिफरेंट डिजिटल डाटास के लिए। उसके लिए फिर इंटरफेसिंग आपके पास थी डिजिटल डिवाइसेस के लिए। उस इंटरफेरेंस को आप जो है वो इंटरफेसेस को आप जो है वो डिफरेंट डिजिटल डाटास को आके यहाँ पर अकोमोडेट करते थे। यहाँ से माइक्रोवेव ओवर्स जो है ऑप्टिक फाइबर्स के ज़रिए से उन डाटास को रेडियो कंट्रोलर्स की तरफ सेंड करते थे और फिर वहाँ पर हम डाटा को डिजिटल स्विचिंग के ज़रिए से अपना डाटा एक्सट्रैक्ट किया करते थे ताकि हम अपनी स्पेसिफिक डाटा को गेट कर सकें।